हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और घर पे सेफ होंगे। 12th क्लास का रिजल्ट आ चुका है। जिसका रिजल्ट अच्छा है उसको बहुत बहुत बधाई। वैसे सारे पास हो गए हैं तो उसको सबको ही बधाई भाई, ठीक है। और जो भी 12th में आप पढ़ रहे हैं तो ये भरोसा मत रखना कि हमारे भी कोरोना आ जाएगा या हमारे को पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा मत सोचना, क्योंकि अब कोरोना नहीं आएगा, या आएगा तो भी पेपर जरूर होंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हमारे पास आज बात करते हैं क्लास 12th की, है ना। क्लास 12th एजी के बारे में बात करनी है। पीछे की क्लास में हमने क्या चीजें पढ़ ली थी उसको हम देख लेते हैं। क्या चीजें पढ़ी थी भाई? यहाँ पे जीवांश पदार्थों का मृदा की उर्वरकता पर प्रभाव के बारे में बात कर रहे थे। मृदा या मृदा की उर्वरकता पर प्रभाव के बारे में बात कर रहे थे, जिसके अंदर हमने दो तीन कारकों के बारे में पढ़ा था। और ये कारक सबसे पहले भाई क्या चीजों के बारे में बताते हैं? तो सबसे ज्यादा हमारे को एक ही चीज के बारे में बताते हैं कि विच्छेदन कितना हो रहा है। मतलब जिस भी पदार्थों या ह्यूमस के द्वारा विच्छेदन ज्यादा हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, हमारे पास मृदा के अंदर क्रियाएं क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कल हमने एक एग्जाम्पल देखा था, ताप मृदा के बारे में बात करी थी। क्या बात करी थी? ताप मृदा। यानी कि भाई क्या है, मृदा के अंदर उपस्थित जो ह्यूमस होते हैं वो क्या होते हैं, ताप को ग्रहण करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होते हैं, सर्दी के अंदर हमारे पौधे जो होते हैं उनको क्या मिलता रहता है, अनुकूल ताप मिलता रहता है। सर्दी के अंदर बाहर टेम्परेचर क्या है भाई मेरे पास, बाहर टेम्परेचर क्या है, कम है, और यहाँ पे इनको अनुकूल टेम्परेचर चाहिए, जब भी क्या होगा, पौधा ग्रोथ करेगा। अनुकूल टेम्परेचर या तापमान चाहिए, है ना, अनुकूल तापमान चाहिए, तभी क्या करेगा, ये ग्रोथ करेगा, है ना बच्चा। तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कम होता है तो यहाँ पे ह्यूमस क्या करता है, ह्यूमस अलग कलर से दिखाते हैं। ह्यूमस क्या करता है, इस पूरी की पूरी सतह को क्या करता है, ऊपर से घेर लेता है। ऊपर की सतह को क्या कर लेता है, घेर लेता है, ताकि अंदर का तापमान क्या बढ़ा रहे, कि मृदा के जो तापमान है वो क्या है, बढ़ा हुआ ही रहे। जब मृदा का तापमान बढ़ा हुआ रहेगा तो वहां से क्या है, पौधे की वृद्धि के लिए उसको आवश्यक पदार्थ आराम से अनुकूल तापमान पर मिलते रहेंगे। अनुकूल तापमान पर जब मिलेंगे तो पौधा आराम से वृद्धि कर सकता है। अनुकूल तापमान मिलता रहेगा, पौधा वृद्धि करता रहेगा। दूसरी बात हमने क्या देखी थी कि भाई ह्यूमस जो होता है वो चिपचिपे पदार्थों का स्त्रावण करता है, और चिपचिपे पदार्थों का स्त्रावण जब मृदा के अंदर होता है तो ये क्या करता है, मृदा को बहने से बचाता है, मृदा अपरदन से रोकता है। क्या करता है, मृदा को जोड़ के रखने का प्रयास करता है। क्या करता है, मृदा को जोड़ के रखने का प्रयास करता है, यानी कि मृदा के अपरदन को भी क्या करता है, ये ह्यूमस रोकता है। मृदा के अपरदन को भी क्या करता है, ये ह्यूमस रोक देता है। ह्यूमस के बारे में काफी सारी चर्चाएं कर ली है पिछली क्लासों के अंदर। ह्यूमस के भाई संगठन के बारे में, ह्यूमस के कार्यों के बारे में। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मृदा के अंदर क्या है बच्चा, मेरे पास ह्यूमस ही होता है। क्योंकि ह्यूमस के एक प्रभाव के कारण ही क्या होता है, जल धारण क्षमता आती है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास जो मिट्टी होती है उसके अंदर धनायन विनिमय की क्षमता आती है ना। और यहाँ पे वाटर को स्टोर करके फूल जाता है, और जब वाटर की कमी होती है तो सिकुड़ जाता है। प्रतिरोधक क्षमताएं होती है उसके अंदर। वो सारी चीजें हमने पिछली क्लासों के अंदर बात करी थी। तो यहाँ पे अब इसी के आगे हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ह्यूमस की वजह से सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, और जब सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है तो वहां विच्छेदन की क्रिया होती है, और वहां पे क्या होता है, हमारे पास अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है मृदा के लिए। ट्वेल्थ एजी का चैप्टर कौन सा है मेरे पास, जीवांश पदार्थ। दूसरा चैप्टर है जीवांश पदार्थ, ठीक है। तो इसी के अंदर बातें करेंगे, इसी के अंदर चीजों को नोट डाउन करेंगे। काफी सारी चीजें हैं, मतलब 15 पॉइंट है तो उन्हीं को आज कंप्लीट करना है, ठीक है। तो उन्हीं को क्या करेंगे, एक एक करके समझेंगे। पांचवा पॉइंट लगाओ, ठीक है। पांचवा पॉइंट लगाओ यहाँ पे, मृदा का अपर्दन। मृदा के अपर्दन के बारे में बात करते हैं। तो जीवांश पदार्थों को मृदा में डालने पर, जीवांश पदार्थों को मृदा में डालने पर, जीवांश पदार्थों को मृदा में डालने पर छोटे छोटे कणों में, छोटे छोटे कणों में विभक्त होकर एक दूसरे से
एक दूसरे से बंधे रहते हैं मृदा में, है ना, एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं इसमें मृदा में। तो मृदा में एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे हुए रहते हैं, छोटे छोटे पदार्थों में तो टूटते ही रहते हैं और मृदा के अंदर आपस में क्या है भाई, बंधे हुए रहते हैं, जिसके कारण मृदा का अपरदन कम होता है, जिसके कारण मृदा अपरदन जिसके कारण मृदा का अपरदन कैसा होता है बच्चा, कम होता है। ठीक है, मृदा सतह से, ठीक है, और मृदा की सतह से जल का बहाव भी क्या होता है, कम हो जाता है। मृदा सतह से, मृदा सतह से जल का बहाव, मृदा की सतह से जल का बहाव, जल का बहाव मृदा कणों के बंधने के कारण, जल का बहाव मृदा कणों के बंधने के कारण, मृदा कणों के बंधने के कारण नहीं होता है। ठीक है, तो यहां से मृदा के कण क्या होते हैं, आपस में बंध जाते हैं, जिससे यहां से जल का बहाव भी क्या होता है, नहीं हो पाता है। ठीक है, एवं मृदा की कटाव कम होती है, बंधने के कारण नहीं होता है, एवं जिससे मृदा का कटाव कम होता है। जिससे क्या होता है बच्चा, मृदा का कटाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब क्या होती है, अब मृदा को काटने में क्या है, थोड़ी सी दिक्कत आएगी या उसको क्षमता का या प्रतिरोधक क्षमता का सामना करना पड़ेगा, इसलिए क्या हो जाएगी, यहाँ पे मृदा क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, जल धारण क्षमता भी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। अर्थात मृदा में जीवांश पदार्थों की उपलब्धता, अर्थात मृदा में जीवांश पदार्थों की उपलब्धता बढ़ने के कारण मृदा कण एक दूसरे से बंधे रहते हैं, एक दूसरे से बंधे रहते हैं, वह मृदा का कटाव व अपरदन कम होता है। ठीक है, मृदा का कटाव व अपरदन क्या होता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा मृदा के अपघटन के बारे में, और यहाँ पे नोट्स भी लिख लिए। बाकी के नोट्स हम बुक के साथ साथ लिखेंगे, थोड़ा सा स्पीड से लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी लिखेंगे, तो यहाँ पे हाथ थोड़ा तेज चलाना, इसको लिख लिया होगा। यहाँ पे मतलब सीधा सीधा इतना ही है कि यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे ह्यूमस होते हैं वो क्या करते हैं, मृदा के कणों को क्या करते हैं, बांधे हुए रखते हैं। ठीक है, मृदा के कणों को जब बांधे हुए रखेंगे तो जल उसको आसानी से बहाकर नहीं ले जाएगा, जल उस मृदा को आसानी से बहाकर नहीं ले जाएगा, और वहां से हमारा जल के द्वारा मृदा का कटाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आजकल टाइम में भाई क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे मृदा का अपरदन या मृदा क्या हो जाती है, ऊपरी सतहों से हट जाती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, जल कटाव होते हैं,
लैंड स्लाइड्स वगैरह आते हैं, है ना, तो वो सब क्या होते हैं, इन्हीं के कारण क्या आते हैं, क्योंकि यहाँ पे मृदा के अंदर जो पकड़ होती है वो क्या हो रही है, दिनों दिन कमजोर होती जा रही है, क्योंकि जमीनों के अंदर क्या हो रही है, बहुत सारी मशीनरी का यूज करते रहते हैं, जिसकी जमीनें क्या हो रही है, उनमें जब कंपन उत्पन्न होता है तो कंपनों से ये चीजें क्या है, आपस में दूर हो जाती है, जिसकी वजह से जो सारी की सारी चीजें हो रही है वो इस मशीनीकरण युग के कारण ही हो रही है। इससे पहले ऐसी चीजें नहीं होती थी, क्योंकि वहां पे इस पृथ्वी को या धरती को कोई भी नुकसान नहीं हो रहा था। अब मशीनें क्या कर रही है, इस धरती को बार बार खोद रही है, जिसकी वजह से चीजें खराब होए जा रही है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, हमारे बुक से ही बात कर लेते हैं चीजों के बारे में। ठीक है, मृदा संरचना के बारे में हमने पढ़ लिया था, उसके बाद जल धारण क्षमता के बारे में हमने पढ़ लिया था। देखो, जल धारण क्षमता के अंदर क्या है भाई, मृदा जीवांश पदार्थों की ह्यूमस की जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण मृदा की जल धारण क्षमता अधिक हो जाती है। मतलब क्या है, तो मृदा के अंदर ह्यूमस पड़ा है, अगर उसकी जल धारण क्षमता ज्यादा है तो वहां उपस्थित मृदा की भी जल धारण क्षमता कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यहाँ से 80-90% जल जो करता है वो सोख लेता है पास के वातावरण से। और ये भी बात कही थी कि रेतीली व दोमट मृदाओं में जीवांश पदार्थ डालने पर उनकी जल धारण क्षमताओं में बढ़ोतरी हो जाती है, ये वाली भी बातें करी थी। उसके बाद हमने वायु संचार देखा था, मृदा ताप देखा था, है ना, मृदा के अंदर क्या देखा था, जीवांश पदार्थों के विच्छेदन से मृदा गहरे रंग की हो जाती है, इससे मृदा के तापमान में बढ़ोतरी होती है। और इसके अतिरिक्त जीवांश पदार्थें मृदा की सतह पर आवरण का कार्य करती है, जिससे क्या हो जाता है, जिससे सर्दियों में मृदा का तापमान बढ़ने से पौधे की वृद्धि अच्छी प्रकार से हो जाती है, अच्छी प्रकार से क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अगला बात हमने बात कर ली भाई मृदा अपरदन के बारे में। तो जीवांश पदार्थों को क्या है, मृदा में डालने से मृदा कण एक दूसरे से बन जाते हैं, जिसके कारण मृदा अपरदन कम होता है। मृदा की सतह से ही जल का बहाव मृदा के कणों के बंधने के कारण कम होता है एवं मृदा कटाव भी क्या होता है, कम हो जाता है। इसके बारे में हमने लिख लिया है। उसके बाद लिखो भू परिष्करण, है ना, यहाँ पे लिखो भू परिष्करण। अगली हेडिंग है हमारे पास, अगली हेडिंग लगाओ भू परिष्करण। ठीक है, भू परिष्करण लगाओ, उसमें क्या लगाओगे, उसमें लिखो जीवांश पदार्थों के, लिखते चलो मैं बोलता चलता हूं, जीवांश पदार्थों के मृदा में मिलाने से, जीवांश पदार्थों के मृदा में मिलाने से चिकनी मृदाओं में भू परिष्करण क्रियाएं आसानी से हो जाती है। भू परिष्करण क्रियाएं आसानी से हो जाती है, यानी वहां जमीन के अंदर क्या होता है, आसानी से वो क्रियाएं क्या है, कर सकती है। मतलब वहां पे जीवांश पदार्थों की अधिकता के कारण यहाँ पे जो हमारे चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी भी क्या कर सकती है, मिट्टी पृथ्वी के अंदर रह सकती है, जमीन पे रह सकती है। किसकी वजह से, जीवांश पदार्थों की अधिकता के कारण। यहाँ पे ये पॉइंट लिखा, यहाँ क्या लिखा भाई, जीवांश पदार्थों के मृदा में मिलाने से, जीवांश पदार्थों के मृदा में मिलाने से चिकनी मृदाओं में भू परिष्करण क्रियाएं आसानी से हो जाती है, मतलब चिकनी मृदाओं में भी क्या है, चीजों को हम डेवलप कर सकते हैं। अगर हम वहां पे ह्यूमस की अधिकता डाल दे, तो ह्यूमस की अधिकता मिला दे, तो वहां से क्या हो जाएगा, चिकनी मृदा भी डेवलप होने लग जाएगी। तो यहाँ पे भू परिष्करण लिख लिया। फिर अगला पॉइंट लगाओ वाष्पीकरण, 7वां पॉइंट लगा के लिखो वाष्पीकरण। क्या लिखोगे बच्चा, लिखो वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण के यहाँ पे अंदर लिखना स्टार्ट करो, वाष्पीकरण जीवांश पदार्थ, वाष्पीकरण के अंदर लिखना है जीवांश पदार्थ मृदा की सतह पर आवरण का कार्य करते हैं। जीवांश पदार्थ मृदा की सतह पर आवरण का कार्य करते हैं, जिससे मृदा से जल वाष्पीकरण कम होता है, जिससे मृदा से जल वाष्पीकरण कम होता है, ठीक है, जिससे मृदा जल वाष्पीकरण कम होता है एवं मृदा में नमी बनी रहती है, ठीक है, एवं मृदा में नमी बनी हुई रहती है, जो पौधे की वृद्धि के लिए उपयोगी होती है। एवं नमी बनी रहती है, मृदा में नमी बनी रहती है, जो पौधे की वृद्धि के लिए
जो पौधे की वृद्धि के लिए उपयोगी होती है, जो पौधे की वृद्धि के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, नमी बनी रहती है और यहाँ पे क्या होता है, पौधे की वृद्धि के लिए उपयोगी। देखो यहाँ पे हमारे पास कोई क्या है भाई, यहाँ पे मैंने कोई पेड़ मान लिया, इसकी शाखाएं बना दी। ठीक है, यहाँ पे पेड़ मान लिया, इसकी शाखाएं बना दी। यहाँ पे जो मिट्टी है वहाँ पे क्या होगा, ह्यूमस क्या करेगा, इसको चारों तरफ से घेरने की कोशिश करेगा। ह्यूमस क्या करेगा, यहाँ पे इसको घेरने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से जो पानी है इस मृदा के अंदर, इस मृदा के अंदर जो पानी है वो क्या होगा, बाहर क्या जाएगा भाई, इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा, उड़ेगा कम। तो अगर कम उड़ेगा, और हमारे को पता है ह्यूमस क्या करता है, पानी को अंदर ही स्टोर कर लेता है, तो यहाँ से इसको बाहर कम जाने देगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे ही वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, इवेपोराइजेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वहां से क्या हो जाएगा, मृदा के अंदर नमी प्रॉपर या मतलब कह सकते हैं आराम से क्या है, बनी रहेगी। और अगर यहाँ पे नमी बनी रही तो यहाँ पे मृदा को पोषण अच्छा मिलता रहेगा, और मृदा के अंदर जो पोषक तत्व हैं वो पौधे को भी आराम से मिलते जाएंगे। मतलब मृदा भी खुश और पौधा भी खुश, दोनों खुश तो सब खुशम खुश। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास वाष्पीकरण हो गया, इसको भी हमने क्या है, नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, इसको भी हमने नोट डाउन कर लिया है। फिर अगला पॉइंट लगाओ हमारे पास, सुगठिता तथा ससंजन। सुगठिता तथा ससंजन। ठीक है, सुगठिता एवं ससंजन लगाओ पदार्थ का, है ना। तो यहाँ पे अगला पॉइंट 8वां पॉइंट है सुगठिता, सुगठिता एवं ससंजन। इसके बारे में हमने बात करी थी। ससंजन क्या होता है, दो कणों, दो कैसे कणों, दो समान कणों या दो समान सतहों का आपस में चिपकने की प्रकृति को हम क्या कहते हैं, ससंजन कहते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर लिखना है, इसी के अंदर लिखना है, लिखो बच्चा, बलुई मृदा में ह्यूमस को मिलाने पर, बलुई मृदा में ह्यूमस को मिलाने पर, बलुई मृदा में ह्यूमस को मिलाने पर सुगठिता तथा ससंजन, सुगठिता तथा ससंजन में बढ़ोतरी होती है, में बढ़ोतरी होती है। सुगठिता एवं ससंजन में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, सुगठिता एवं ससंजन में बढ़ोतरी होती, क्या लिखा बच्चा, बलुई मृदा में ह्यूमस मिलाने पर, है ना, बलुई मृदा में ह्यूमस मिलाने पर सुगठिता एवं ससंजन में बढ़ोतरी होती है, जबकि चिकनी मृदा में मिलाने पर इनके गुणों को कम करती है। जबकि चिकनी मृदा में मिलाने पर, जबकि चिकनी मृदा में मिलाने पर इनके गुणों को कम करती है। ठीक है, जबकि चिकनी मृदा में मिलाने पर इनके गुणों को कम करती है। जबकि चिकनी मृदा में मिलाने पर क्या होती है, इनके जो गुण होते हैं उनको कम कर देती है। ह्यूमस के गुणों को क्या कर देती है, कम कर देती है। या सुगठिता वो ससंजन की मात्रा को क्या कर देती है, कम कर देती है। मतलब अगर मैंने चिकनी मृदा के अंदर यहाँ पे अगर इनको ह्यूमस को मिलाया तो वो क्या करेंगे, पदार्थ को अलग अलग कर देगी एज कंपेयर टू हमारे बलुई मृदा की तुलना में। बलुई मृदा में मिलाया तो संगठिता, ये आपस में क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे। मतलब क्या हो जाएंगे, चीज़ों को आसानी से डेवलप करने में आसानी रहेगी। लेकिन यही जब हमने चिकनी मृदा के अंदर यूज़ किया तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिला, और सुगठिता क्या हो गई हमारे, कम हो जाती है एज कंपेयर टू बलुई मृदा की तुलना में। तो यहाँ पे ये पॉइंट लिख लिया भाई, सुगठिता एवं ससंजन के अंदर बलुई मृदा में ह्यूमस मिलाने पर सुगठिता व ससंजन में बढ़ोतरी होती है, तथा चिकनी मृदा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। चिकनी मृदा के गुणों में क्या हो जाती है, चिकनी मृदा में मिलाने पर इनके गुणों को कम कर देती है या इनके गुणों में कमी कर देती है। ठीक है, अगला पॉइंट लगाओ, अगला पॉइंट 9वां पॉइंट लिखो, धनायन विनिमय क्षमता। अगला पॉइंट लिखो बच्चा, धनायन विनिमय क्षमता। अगला पॉइंट लगाओ, धनायन विनिमय क्षमता। तो हमारे को पता है कि भाई धनायन विनिमय क्षमता होती है, क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे को पता है ह्यूमस की प्रकृति कैसी होती है। ह्यूमस के भौतिक गुणों में बात करी थी, क्या बात करी थी कि भाई यहाँ पे ह्यूमस की प्रकृति कैसी होती है, ऋणात्मक प्रकृति की होती है। मतलब अगर यहाँ से धनात्मक विनिमय किया जाए, मतलब पॉजिटिव आयंस को यहाँ से हटाया जाए या यहाँ से हमारे को कुछ यूज करना हो तो वहां से क्या कर सकते हैं, आसानी से यूज कर सकते हैं, धनायन का आदान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। कौन कौन से धनायन है उसके बारे में भी लिखेंगे, तो इसमें लिखना स्टार्ट करो। धनायन विनिमय के अंदर लिखो, और ह्यूमस के धनायन विनिमय की मात्रा कितनी होती है भाई बताओ, याद करके बताओ। ह्यूमस के अंदर धनायन विनिमय की मात्रा कितनी थी, 200 वर्ग सेंटीमीटर, है ना, 200 वर्ग सेंटीमीटर पर किलोग्राम, है ना, 200 वर्ग सेंटीमीटर पर किलोग्राम थी। ध्यान रखना, याद रखना, ठीक है, औसत है ये,
तो यहाँ पे धनायन विनिमय के अंदर लिखो ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता, उसके अंदर लिखो ह्यूमस की धनायन विनिमय की क्षमता अधिक होने के कारण, ह्यूमस की धनायन विनिमय की क्षमता अधिक होने के कारण, ह्यूमस की धनायन विनिमय की क्षमता अधिक होने के कारण इसको मृदा में मिलाने पर, इसको मृदा में मिलाने पर, इसको मृदा में मिलाने पर धनायन विनिमय क्षमता, इसको मृदा में मिलाने पर धनायन विनिमय की क्षमता में वृद्धि होती है। इसको मृदा में मिलाने पर धनायन विनिमय की क्षमता में वृद्धि होती है। मतलब हमने देख लिया कि भाई ह्यूमस के पास अगर धनायन विनिमय क्षमता ज़्यादा है तो अगर वो कहाँ आ गई, मिट्टी में आ गई, तो उसके अंदर भी क्या आ जाएगी, धनायन विनिमय क्षमता अधिक हो जाएगी। यही पॉइंट लिखा है हमने। उसके आगे लिखो कि ह्यूमस के कणों पर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम आदि धनायन आवेशित होते हैं। मतलब क्या होते हैं, न्यूट्रल अवस्था में रहते हैं, नेगेटिवली चार्ज हमने देखा था। ये क्या करें, ह्यूमस कणों पर ये चार्ज धनायन आवेशित होते हैं। मतलब ये चार्ज अगर उसके अंदर रहेंगे तो वो कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। आगे देखो उसमें लिख लिया भाई, ह्यूमस कणों पर कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम आदि धनायन आवेशित होते हैं। आदि कैसे होते हैं, धनायन आवेशित होते हैं। आगे लिखो धनायन आवेशित होते हैं। उसके आगे लिखो उर्वरकों से प्राप्त अमोनियम का अधिशोषण ह्यूमस द्वारा, है ना। यहाँ पे क्या है, उर्वरकों से प्राप्त अमोनिया का अधिशोषण ह्यूमस द्वारा। अमोनिया का अधिशोषण मतलब क्या करेगा, ह्यूमस खा जाएगा अमोनिया को। ह्यूमस क्या करेगा, अमोनिया जैसे दिखा उसको क्या करेगा, खा जाएगा। तो यहाँ पे NH4 का अधिशोषण ह्यूमस द्वारा करने के कारण निक्षालन द्वारा हानि नहीं होती है। तो निक्षालन द्वारा हानि नहीं होती है अगर यहाँ पे ये क्रिया हो जाए। तो यहाँ पे ये पॉइंट लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो उर्वरकों से प्राप्त अमोनिया का भी अधिशोषण ह्यूमस द्वारा करने के कारण निक्षालन द्वारा हानि कम होती है। ह्यूमस द्वारा करने के कारण निक्षालन की हानि कम होती है। ये निक्षालन द्वारा हानि कम होती है। निक्षालन द्वारा हानि क्या होती है बच्चा, कम होती है। निक्षालन द्वारा हानि कम होती है। फिर अगला पॉइंट लगाओ, इसमें पॉइंट लगाओ उभय प्रतिरोधन क्षमता। क्या लगाओ, उभय प्रतिरोधन क्षमता। फटाफट लिखना है उभय प्रतिरोधन क्षमता के बारे में, ठीक है। उभय प्रतिरोधन क्षमता के अंदर लिखो जीवांश पदार्थ मृदा की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। जीवांश पदार्थ मृदा की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, ठीक है। जीवांश पदार्थ जो होते हैं मृदा की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे मृदा का पीएच अचानक परिवर्तन नहीं होता। जिससे मृदा का पीएच अचानक से परिवर्तन नहीं होता। जिससे मृदा का पीएच, है ना, पीएच आसानी से परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पे हमने बात करी थी, यहाँ तो अभी कहते हैं जीवाश्म पदार्थ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। मतलब यहाँ पे ह्यूमस का पीएच कितना होता है, पहले तो अब ये बताओ ह्यूमस किस पीएच पर काम करता है, या ह्यूमस के लिए अनुकूल पीएच कौन सी होती है, बताओ। तो मैंने बात करी थी, पीएच स्केल भी बताया था उस टाइम। तो यहाँ पे क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 7। तो उदासीन पीएच पर क्या होता है, यहाँ पे ह्यूमस रहता है किस पर, उदासीन पीएच पर। इसी कारण जब हम ह्यूमस को मृदा के अंदर मिलाते हैं तो क्या होती है, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। यानी अगर हमारे पास कोई हमने अम्लीय पानी डाल दिया या कोई क्षारीय पानी डाल दिया तो उसके वजह से मृदा क्या होगी, कटेगी नहीं। मतलब मृदा पर क्या होगा, प्रतिरोधक क्षमता आ जाएगी। किसके कारण, इस ह्यूमस के कारण ऐसा होता है। इस ह्यूमस के कारण ऐसा होता है कि वहां पे उभय प्रतिरोधन क्षमता आ जाती है। मतलब क्या होता है, यानी कि अम्ल से भी बचाव कर सकता है और क्षार से भी क्या कर सकता है, बचाव कर सकता है। किसकी वजह से, इस ह्यूमस के कारण, ठीक है। जीवांश के अंदर उपस्थित ह्यूमस के कारण ही ऐसी चीजें होती हैं।
ठीक है बच्चा, अगले पॉइंट लिखो पोषक तत्वों की मात्रा। अगला पॉइंट लिखो पोषक तत्वों की मात्रा। अगला पॉइंट लिखो पोषक तत्वों की मात्रा। उसके अंदर लिखो मृदा में जीवांश पदार्थ मिलाने से, मृदा में जीवांश पदार्थ मिलाने से, मृदा में जीवांश पदार्थ मिलाने से पौधे के लिए आवश्यक तत्व, मृदा में जीवांश पदार्थ मिलाने के लिए पौधे के लिए आवश्यक तत्व, मृदा में जीवांश पदार्थ मिलाने के लिए पौधे के लिए आवश्यक तत्व नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर। नत्रजन लिखा हुआ है, देखो बच्चा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नत्रजन है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और सल्फर, NPKS। यहाँ पे क्या है, पोषक तत्व आदि की मात्रा। ऐसे लिखो NPKS या फिर नत्रजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर आदि की मात्रा, आदि की मात्रा बढ़ जाती है। आदि की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आदि की मात्रा क्या होती है, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। मतलब इन जीवांश पदार्थों के अंदर इनकी मात्रा क्या होती है, कुछ ना कुछ होती है, जिसकी वजह से मृदा के अंदर इनकी मात्रा बढ़ जाती है। उसके बाद देखो मृदा में ये पोषक तत्व जीवांश पदार्थों के विच्छेदन से प्राप्त होते हैं। मृदा में ये जो पोषक तत्व हैं ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, जीवांश पदार्थों के विच्छेदन से प्राप्त होते हैं। मृदा में ये पोषक तत्व लिखना है पॉइंट, मृदा में ये पोषक तत्व जीवांश पदार्थों के विच्छेदन से उत्पन्न होते हैं, जीवांश पदार्थों के विच्छेदन से उत्पन्न होते हैं। उसके बाद लिखो लवणता में सुधार, है ना। मतलब लवणता में सुधार कैसे कर सकते हैं, लवणता में सुधार हम तभी कर सकते हैं जब उसमें हम क्या मिला दें, जीवांश पदार्थ मिला दें, ताकि क्या हो जाए, विच्छेदन की क्रियाएं क्या हो जाए हमारे पास, विच्छेदन की क्रियाएं क्या हो जाएगी, विच्छेदन की क्रियाओं से अलग अलग प्रकार के अम्ल बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लवणता में सुधार के अंदर लिखना है, हेडिंग लगाओ लवणता में सुधार। उसमें लिखो मृदा में जीवांश पदार्थों को मिलाने से विच्छेदन उपरांत, है ना, मृदा में जीवांश पदार्थों को मिलाने से उनके विच्छेदन के उपरांत, मृदा में जीवांश पदार्थों को मिलाने से उनके विच्छेदन के उपरांत कार्बनिक अम्लों जैसे सिट्रिक, ब्यूटायरिक, एसिटिक अम्लों का निर्माण होता है, जिससे मृदा की लवणता में सुधार हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, विच्छेदन करने के बाद यहाँ पे बहुत से अम्लों का निर्माण लिखा गया है ना। सिट्रिक अम्ल के बारे में मैंने बताया था, ऐसा कुछ अम्ल होता है जिसके अंदर 3 टांगे होती हैं। ये मेरे पास सिट्रिक हो गया, ब्यूटायरिक, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटायरिक एसिड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, COOH हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एसिटिक एसिड है तो CH3COOH मेरे पास एसिटिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो इन प्रकार के अम्लों का निर्माण होता है जिससे मृदा की लवणता में सुधार होता है। ये सिट्रिक एसिड हो गया, ये एसिटिक एसिड हो गया और ये मेरे पास ब्यूटायरिक एसिड हो गया। ये लिख लिया होगा लवणता में सुधार। फिर अगला पॉइंट डालो यहाँ पे, अगला पॉइंट डालो पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि, पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि। यहाँ पे क्या है, पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि को पॉइंट डालो। फिर इसमें लिखना है कि जीवांश पदार्थों के विच्छेदन से मृदा में कार्बनिक अम्लों का निर्माण होता है ना। जीवांश पदार्थों के विच्छेदन से मृदा के अंदर कार्बनिक अम्लों का निर्माण होता है। और मैंने यहाँ पे क्या है, कुछ लेक्चर पहले एक चीज बोली थी कि भाई जहाँ पे मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है तो वहां पे मृदा कैसी बन जाती है, अम्लीय प्रकृति की बन जाती है। मृदा कैसी प्रकृति की बन जाती है, अम्लीय प्रकृति की बन जाती है। तो यहाँ पे लिखना है जीवांश पदार्थों के विच्छेदन से मृदा में कार्बनिक अम्ल बनते हैं। ये अम्ल मृदा में पाए जाने वाले अनुपलब्ध पोषक तत्वों से क्रिया करके उपलब्ध रूप को परिवर्तित करते हैं। ये चीज नहीं लिखनी है ना, यह अम्ल मृदा में पाए जाने वाले, ये चीज नहीं लिखनी है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही लिखना है कि भाई यहाँ पे क्या है, जीवांश पदार्थों के विच्छेदन से मृदा में कार्बनिक अम्ल बनते हैं। जीवांश पदार्थों के विच्छेदन से मृदा में कार्बनिक अम्ल बनते हैं। ठीक है, फिर इसमें लिखो फिर इसमें लिखना है कि एल्यूमिनियम व आयरन फॉस्फेट से क्रिया करके फॉस्फोरस को विलय रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, इस अविलय को लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो भी समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम और आयरन, एल्यूमिनियम कौन सा Al और आयरन कौन सा Fe, फॉस्फेट कौन सा PO4
3 माइनस, तो PO4 3 माइनस से क्रिया करके फॉस्फोरस को जो P है ना, ये वाला जो P है इसको क्या करता है, विलय के रूप में परिवर्तित कर देता है। इस फॉस्फोरस को विलय के रूप में परिवर्तित कर देता है, जिससे क्या होता है, मृदा के पोषक तत्वों के रूप में इसका उपयोग कर लेता है। जैसे हमने देखा था भाई अभी NPKS के बारे में बात की थी, मतलब क्या है, ये बहुत उपयोगी होता है और पोषक तत्वों के रूप में उपयोग कर लिया जाता है, पोषक तत्वों के रूप में उपयोग कर लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो भाई यहाँ पे 14वां जैविक प्रभाव, 14वां पॉइंट लिखो भाई जैविक प्रभाव। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो भाई जैविक प्रभाव। इसके अंदर लिखो भाई, इसके अंदर लिखो पदार्थ मृदा जीवाणुओं का भोजन है ना, या जैविक पदार्थ जो है, ठीक है, जीवांश पदार्थ जो है ये मृदा जीवाणुओं का भोजन है, जिससे जीवाणुओं की क्रियाशीलता में बढ़ोतरी होती है। ये तो बातें हम क्या है स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं कि भाई यहाँ पे क्या है, जो जीवांश पदार्थ है वहां पे सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो जीवांश पदार्थ मृदा जीवाणुओं का भोजन होते हैं, जिससे जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ठीक है, इससे मृदा की जैविक दशाओं में सुधार होता है। मतलब अगर मृदा के अंदर कोई जैविक दशाएं कमजोर है तो यहाँ पे अगर इस प्रकार के पदार्थ डाल दिए जाते हैं तो मृदा की जैविक क्रियाएं क्या हो जाती है, अच्छी तरीके से होने लग जाती है, अच्छी तरीके से होने लग जाती है। ठीक है, इसी के अंदर लिखो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इन सब चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चीजें हमने पहले भी पढ़ रखी है। तो इसके अंदर कुछ चीजें और देख लेते हैं। मृदा में उपस्थित जीवाणुओं हेतु जीवांश पदार्थ उनके भोजन तथा ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, जिससे जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है, फलस्वरूप मृदा उर्वरकता में वृद्धि होती है। इसका उल्टा भी सही है कि भाई यहाँ पे अगर क्या हो, जीवांश पदार्थ अगर उपस्थित नहीं हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीवाणुओं की क्रियाशीलता कम हो जाएगी, है ना। अगर जीवांश पदार्थ ही कम होंगे तो जीवाणुओं की क्रियाशीलता कम, यानी कि मृदा की उर्वरकता कम हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे ये वाले पॉइंट और ये वाले 2-4 पॉइंट लिखने हैं, फटाफट लिख लो, फिर हम इसके लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं और फिर लेक्चर को समाप्त करते हैं, स्वाहा करते हैं। ठीक है, ठीक है चाचा, जिससे जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है, फलस्वरूप मृदा उर्वरकता में भी बढ़ोतरी होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लास्ट पॉइंट लिखो, पौधे की वृद्धि पर प्रभाव। पौधे की वृद्धि पर प्रभाव लिखो भाई, यहाँ पे क्या पौधे की वृद्धि पर प्रभाव होता है। काफी सारा प्रभाव तो हमने अभी तक सारी चीजें देख ही ली है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ह्यूमस में वृद्धि कारक हार्मोन। भाई वृद्धि कारक हार्मोन सुने होंगे भाई, तुम्हारे 12th या 11th में कोई हार्मोन्स का चैप्टर होता है जिसके अंदर हम प्लांट्स की वृद्धि या ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं, है ना। तो वो शायद तुम लोगों ने पढ़ा होगा। तो वहां पे इंडोल एसिटिक एसिड, है ना, या IAA के बारे में बात सुनी होगी। इंडोल एसिटिक एसिड क्या होता है, नाम कैसे आता है, क्यों बनता है, तो वहां बायोलॉजी के अंदर उसकी चर्चाएं होती है। तो ह्यूमस में वृद्धि कारक हार्मोन ये क्या करता है, यहाँ पे वृद्धि करता है, किसके, हमारे पौधे की वृद्धि के लिए ये उपयोगी होता है। ह्यूमस में वृद्धि कारक हार्मोन जैसे इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल प्रोपियोनिक अम्ल पाए जाते हैं और इन हार्मोन से पौधे की वृद्धि होती है। इन हार्मोन से क्या होते हैं बच्चा, पौधे की वृद्धि होती है। तो यहाँ पे ये वाले हार्मोन जो होते हैं हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमारे इस ह्यूमस में पाए जाते हैं। और ह्यूमस में अगर ग्रोथ हार्मोन पाए जाते हैं मतलब ये पौधे को बहुत सारे पोषक प्रदान करते हैं और इनकी वजह से पौधे के अंदर क्या होती है, ग्रोथ होती है। इनकी वजह से पौधे में क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो तुम्हारे को पूछे कि भाई ह्यूमस के अंदर कौन से ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, तो ये हमारे पास 2 नाम है, इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल प्रोपियोनिक एसिड। इंडोल प्रोपियोनिक एसिड IPA और IAA ऐसे याद रख सकते हो, है ना। इन प्रकार हार्मोन से पौधे की वृद्धि बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट है कि भाई इसके अतिरिक्त जीवांश पदार्थों के मृदा में कुछ हानिकारक भी प्रभाव होते हैं। मतलब जीवांश पदार्थों का हानिकारक प्रभाव, लास्ट लिख लो, जीवांश पदार्थों के मृदा में कुछ हानिकारक प्रभाव। जीवांश पदार्थों के मृदा में कुछ हानिकारक प्रभाव लिख लो। फिर उसके अंदर पहला पॉइंट लगाओ, फिर उसके अंदर पहला पॉइंट लगाओ। पहला पॉइंट लगा के क्या लिखोगे इसमें कि यहाँ पे पहला पॉइंट लगाओ, जीवांश पदार्थ रोग पैदा करने वाले जीवों की ऊर्जा वो भोजन स्रोत होते हैं जो उनको मृदा में लंबे समय तक
जीवित रखता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है, तीनों के तीनों पॉइंट क्या है तुम्हारे को याद करने हैं अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे तुम्हारे को तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि अभी तक जितना पढ़ा है उसका थोड़ा सा अपोजिट चीजें या वही चीजें ये समझाएगा। देखो भाई, जीवांश पदार्थ क्या है? रोग पैदा करने वाले जीवों की ऊर्जा एवं भोजन का स्रोत होते हैं। ठीक है, रोग पैदा करने वाले जीवों की ऊर्जा या भोजन का स्रोत होते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, उनको खा जाते हैं। तो जैसे ही रोग उत्पन्न होगा मृदा के अंदर या पौधे के अंदर, वो जीवांश को खाने लग जाते हैं, जीवांश को खाने लग जाते हैं, जिससे हमारी मृदा क्या हो जाती है, खोखली हो जाती है, और वहां से क्या होने लग जाता है, पौधा डीनमेश मतलब खत्म होने लग जाता है। फिर अगला देखो, मृदा में अत्यधिक जीवांश पदार्थ मिश्रण की समस्या उत्पन्न करता है, जिससे पौधा रोपण में समस्या उत्पन्न होती है। अब अगर हमने क्या किया कि मृदा के अंदर एक अनुकूल अनुपात से ज्यादा अगर हमने जीवांश डाल दिए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, पौधे को रोपण करने भी हमारे को क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। मतलब सारी जगह जीवांश ही जीवांश भर दिए जाएंगे, तो पौधे को रोपेंगे ही कहाँ, मतलब पौधा रोपण की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, ये हानि है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद लास्ट है कि विभिन्न जीवांश पदार्थ मृदा में विच्छेदन के दौरान फाइटोटॉक्सिन्स का निर्माण करते हैं, जो पौधे के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब विभिन्न जीवांश पदार्थ मृदा में विच्छेदन करते हैं, जब विभिन्न जीवांश पदार्थ मृदा में विच्छेदन करते हैं, तो वहां से क्या होता है, एक फाइटोटॉक्सिन, ये क्या होता है, एक हानिकारक क्या होता है, रसायन होता है फाइटोटॉक्सिन, है ना, नाम देख लो, फाइटोटॉक्सिन निर्माण करते हैं, जिससे पौधे के लिए क्या होता है, या पौधे के लिए हानिकारक पदार्थ बनते हैं, जिससे पौधे के लिए हानिकारक पदार्थ बनते हैं, जिससे पौधे के लिए हानिकारक पदार्थ बनते हैं, जिससे पौधे के लिए हानिकारक पदार्थ बनते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास हेडिंग लगा लो, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो या कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, जिसे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, जय हिंद।